हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नवनीत बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो नेफ्रॉन है। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पूरे यूरिनरी सिस्टम को लेके बनाई थी, जिसमें मैंने किडनी का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया था, यूरेटर का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया था, यूरिनरी ब्लैडर का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाया था, यूरेथ्रा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम नेफ्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि किडनी का जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो फंक्शनल यूनिट किडनी की होती है, वो नेफ्रॉन ही होती है। जैसे आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी में जो इंजन होता है उसके बगैर गाड़ी का कोई काम नहीं होता। तो किडनी में अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो फिर किडनी का कोई काम नहीं होगा। तो आज हम यहाँ पर किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसकी डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि किडनी का सबसे मेन काम क्या होता है। तो किडनी का सबसे मेन काम ये होता है कि ये हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में हमारे शरीर से ये बाहर निकालता है। हमारी जो दोनों किडनियां हैं, दोनों किडनियां जो पर मिनट है वो लगभग 1300 ml जो है ब्लड जो है वो रिसीव करती हैं, उसको फिल्टर करती हैं और फिर आगे भेज देती है। 1300 ml राइट किडनी और 1300 ml जो है वो लेफ्ट किडनी। अब अगर एक एवरेज की मैं बात करूं तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, जो हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है, उसका लगभग 20% जो है वो हमारी जो किडनी है वो ब्लड रिसीव करती है, उसको फिल्टर करती है और फिर आगे जो है भेज देती है। अब ये जो किडनी है ये ब्लड को फिल्टर कैसे करती है? तो उसको फिल्टर करने के लिए किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है, इसीलिए जो है नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारी बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है और हर एक किडनी में 1 से लेके 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 से लेके 2 मिलियन आपके राइट वाली किडनी में नेफ्रॉन होंगे और लगभग 1 से लेके 2 मिलियन जो नेफ्रॉन होंगे वो आपकी लेफ्ट वाली किडनी में होंगे। और नेफ्रॉन के बाद हमारी बॉडी में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का मेन काम होता है आपके ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में फिल्टर करना। उसके बाद जब पूरा यूरिन आपका फिल्टर हो जाएगा नेफ्रॉन से, तो फिर ये यूरिन जाके छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं किडनी के अंदर ही, उसमें जाके ये यूरिन आपका कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद फिर ये जो यूरिन कलेक्ट हुआ है कलेक्टिंग डक्ट्स में, ये यूरिन वहां से होते हुए फिर यूरेटर में पहुंचता है। यूरेटर से ये यूरिन होते हुए आपकी यूरिनरी ब्लैडर में जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से आप इसको यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। चलिए अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप मेरे जो बगल में ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बड़े ध्यान से देखिए। तो नेफ्रॉन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को रीनल कैप्सूल और दूसरे पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल में 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ग्लोमेरुलस पहला पार्ट होता है और ग्लोमेरुलस को घेरे हुआ एक कैप्सूल होता है। उसको देखिए, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। तो जो ये कैप्सूल होता है इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं या फिर बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की भी बात कर लेते हैं। तो जो रीनल कैप्सूल वाला पार्ट है उसको अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो नेफ्रॉन का पार्ट बचा उसको रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल्स के भी कई हिस्से होते हैं। इसमें जो पहला हिस्सा होता है उसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। जो दूसरा पार्ट है नीचे पतला सा हिस्सा आप देखिए उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है उसको डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको प्रॉक्सिमल का मतलब होता है सबसे पास। तो ग्लोमेरुलस जो वाला जो स्ट्रक्चर है उसके सबसे पास में ये पाया जाता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये लूप लाइक है इसलिए ये हो गया कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसीलिए इसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो ग्लोमेरुलस से दूर होता है, इसलिए उसका नाम डीसीटी पड़ा है।
अब आपने नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर समझ लिया कि नेफ्रॉन में सबसे जो पहला पार्ट होगा वो होगा ग्लोमेरुलस, दूसरा जो पार्ट होगा वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल जिसको वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं वो है, तीसरा जो उसके आगे का हिस्सा हुआ उसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, चौथा जो इसमें आगे का पार्ट है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता बट ये नेफ्रॉन से अटैच होता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट की संख्या होती है वो नेफ्रॉन से कम होती है। और कलेक्टिंग डक्ट फिर आपके यूरेटर से अटैच होता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरिन आपका बाहर निकल जाता है। नेफ्रॉन के सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? आपकी जो रीनल आर्टरी है जो आपके किडनी में ब्लड लेके आती है, तो रीनल आर्टरी किडनी में जब एंटर करती है तो वो कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसको अफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। और ये अफरेंट आर्टेरियोल्स जो है एक बंच बना लेते हैं, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फिर उसी गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जब एक बार ब्लड आता है और यहाँ पर ये ब्लड फिल्टर हो जाता है तो इफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती है ये फिल्टर ब्लड को लेकर फिर आगे जाती हैं। अब वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है? ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखता है। पीसीटी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस का सबसे पास का हिस्सा होता है इसलिए इसको पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। उसके आगे का हिस्सा लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, और लूप ऑफ हेनले जो होता है इसमें भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें देखिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपको दिखेगा। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस से सबसे दूर का हिस्सा नेफ्रॉन का होता है उसको डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। एक चीज आप यहाँ पर और समझ लीजिए कि जब मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि किडनी में कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये होता है, मेडुला वाला पार्ट ये होता है, उसके बाद फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, इस तरह के सारे पार्ट होता है। तो आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल वाला पार्ट होता है, पीसीटी और डीसीटी वाला पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जो किडनी में कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है उसमें ये पार्ट पाया जाता है। बाकी जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है और कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट होता है ये किडनी के मेडुला वाले स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है ये फर्दर सब डिवाइड हो जाता है कई सारी कैपिलरीज में, और इनको बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। अब ये इफरेंट आर्टेरियोल्स ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में क्यों चेंज हो जाती है? तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचता है वहां पर ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है और ब्लड इफरेंट आर्टेरियोल्स में चला जाता है। अब जो फिल्टर हुआ वेस्ट होता है उसमें भी कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, बॉडी को उसकी जरूरत होती है। तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल्स है जब पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में चेंज हो जाती है तो ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं ये ट्यूब्यूल्स यानी प्रॉक्सिमल डिस्टिल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पूरा घेर के रखती हैं चारों तरफ से। तो फिल्टर होने के बाद भी यूरिन में कई सारी चीजें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं तो ये वापस से उसको ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। आगे ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं वो रीनल वेन में जाकर मिलती हैं, और रीनल वेन में फिर जो ब्लड रीनल वेन के थ्रू आपके इंफीरियर वीना कैवा में पहुंचता है और वापस बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन भी दो तरह के होते हैं। एक नेफ्रॉन ऐसा होता है जिसका लूप ऑफ हेनले जो है वो शॉर्ट होता है और ये लगभग 80% नेफ्रॉन होते हैं, और एक जो नेफ्रॉन होता है जिसका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, और ये लगभग 20% नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। अब किडनी का मेन काम क्या होता है? किडनी का सबसे मेन काम ये होता है कि आपके जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी से बाहर निकालता है।
दूसरा जो है ये आपके पीएच को मेंटेन करता है, आपके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, आपकी बॉडी में एसिड और बेस को के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो ये इसके मेन काम होते हैं। बात कर लेते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन के फॉर्मेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे हिस्से को बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे हिस्से को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। अब सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं जिसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें ग्लोमेरुलस है। तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये ग्लोमेरुलस और जो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल यानी जिसको वुमेन्स कैप्सूल भी बोलते हैं, इसके बीच में जो फिल्ट्रेशन होता है इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में आता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है वुमेन्स कैप्सूल में और जो फिल्टर ब्लड होता है वो आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स में चला जाता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस होती है वो ट्यूब्यूल्स में होती है। तो ट्यूब्यूल्स मैंने कौन कौन से बताए थे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। अब जो ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गया था उसको मैंने बताया था कि वो इफरेंट आर्टेरियोल्स में पहुंचता है और इफरेंट आर्टेरियोल्स भी आगे चल के जो है कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जो वो इन ट्यूब्यूल्स को घेर के रखती है, जिसको मैंने नाम बताया था पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। तो ये जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं ये ट्यूब्यूल्स को घेर कर रखती हैं और जो ब्लड फिल्टर हो गया था जो वुमेन्स कैप्सूल में आ गया था, वुमेन्स कैप्सूल से आगे ट्यूब्यूल्स में आता है, पहले पीसीटी में आता है, फिर लूप ऑफ हेनले पहुंचता है, फिर उसके बाद ये डीसीटी में पहुंचता है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को वापस चाहिए होते हैं। तो ये जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं ये उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की भी बात कर लेते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, ब्लड फिल्टर हो गया और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो वुमेन्स कैप्सूल में आ गया और जो फिल्टर ब्लड है वो आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स में जाता है। पर ये जो ब्लड होता है वो 100% जो है वो फिल्टर नहीं हो पाता। इसमें भी कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स में चले जाते हैं और इफरेंट आर्टेरियोल्स जैसा मैंने पहले ही बताया था वो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में जो है चेंज हो जाती हैं और ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं ट्यूब्यूल्स को घेर कर रखती हैं। तो ये जो 100% क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं हुआ था तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट इफरेंट आर्टेरियोल्स से होता हुआ पेरीटिब्यूलर जो कैपिलरीज है उसमें पहुंचता है। तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज के थ्रू ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वापस ट्यूब्यूल्स में चला जाता है। तो ये हो गया ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। अब आपने जो पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो समझ लिया, आपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं वो समझ लिया, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं वो समझ लिया, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन किसे कहते हैं ये समझ लिया। एक चीज आप बड़े ध्यान से समझिए, आपको भी लग रहा होगा कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है वो आया पर ये वहां पे फिल्टर क्यों हो जाता है, इसको तो सीधा आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स में चले जाना चाहिए। तो जो जब भी ब्लड जो है अफरेंट आर्टेरियोल्स में आता है और बंचेस में वहां पर कई सारे आर्टेरियोल्स एक साथ में बंच बना लेते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो 60 mmHg होता है, 60 mmHg होता है और जो वुमेन कैप्सूल में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका जो प्रेशर होता है वो 15 mmHg होता है। तो दोनों के बीच एक प्रेशर गैप होता है। ऊपर जो ग्लोमेरुलस का प्रेशर है 60 mmHg है और नीचे जो वुमेन्स कैप्सूल में वेस्ट प्रोडक्ट है उसका 15 mmHg प्रेशर है। तो ये इसी प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में और वो आके फिल्टर होके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है। अब ब्लड जो है ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि ब्लड लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड,
तो ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और आ जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल में। तो इसीलिए जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि सोडियम हमारी बॉडी को चाहिए, पोटेशियम हमारी बॉडी को चाहिए, क्लोराइड्स भी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, इसीलिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो सोडियम पोटेशियम ये सारी चीजें जो हमें वापस नीडेड होती है ना, ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है वो पीसीटी वाले एरिया में होती है, क्योंकि पीसीटी वाला एरिया जो है वो ग्लोमेरुलस के सबसे पास में होता है। उसके बाद जो 60 से लेकर 70% फिल्ट्रेट होता है वो आगे बढ़ के लूप ऑफ हेनले में पहुंच जाता है। तो लूप ऑफ हेनले में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट, ये कितनी सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होती है ये वहां से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। बची खुची चीजें जो आगे डिस्टल डीसीटी तक पहुंच जाती है तो वहां से भी ये चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारी बॉडी से कुछ भी ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। बाकी जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो चीज फिर यूरिन के रूप में आगे डीसीटी से बढ़ता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुंच जाता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये यूरिन को पास कर देता है यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन इकट्ठा होता है और फिर यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी जो है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, तो हमारी जो दोनों किडनियां हैं, दोनों किडनियां मिल के जो पर मिनट जितना ब्लड को फिल्टर करती हैं, फिल्ट्रेट बनाती हैं, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। और जो जीएफआर होता है किसी भी नॉर्मल इंसान का वो 125 ml पर मिनट के लगभग होता है। अब तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ और भी इससे रिलेटेड क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।